दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हमने स्पेशल सीरीज़ स्टार्ट कर दी है एमसीक्यूज़ की, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। पंजाब डिस्ट्रीब्यूशन और पंजाब ट्रांसमिशन के लिए जो असिस्टेंट लाइनमैन और असिस्टेंट सब स्टेशन का वैकेंसी आया है, जिसका एग्ज़ाम होना है, उसके लिए आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि हमारे इस सीरीज़ को थोड़ा सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा, और अपने दोस्तों को इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करें। जिन्होंने भी पंजाब की इन दोनों वैकेंसियों में फॉर्म अप्लाई किया है, उन सभी तक ये वीडियो आप ज़रूर पहुंचा दीजिएगा। हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के आपको अपडेट और लगातार मिलते रहेंगे। कोशिश करेंगे कि सीरीज़ हर 2 दिन में 25 एमसीक्यूज़ की आप तक पहुंचा दी जाए। दोस्तों हमारा ऐप डाउनलोड आपने नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। आप हमारे एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड ज़रूर करें। किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हैं तो वहां आपको वीडियो कोर्स इसके लिए मिल जाएगा, आप उसे ले सकते हैं। चलिए दोस्तों आज के क्वेश्चन से शुरू करते हैं। दोस्तों एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगा कि ये ज़रूरी नहीं पंजाब के लिए ही हो। वैसे इसमें क्वेश्चन इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी से संबंधित है, जो कि सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तब भी इस वीडियो को ज़रूर देखना, आपके लिए बड़ा ज़रूरी होगा। चलिए दोस्तों आज के सवालों से शुरू करते हैं। नंबर 1 आपका सवाल स्क्रीन पर है, डीसी सप्लाई का समय अंतराल कितना होता है। दोस्तों पीरियोडिक टाइम जो होता है वो फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डीसी सप्लाई जो है उसका फ्रीक्वेंसी 0 होता है, इसलिए उसका टाइम जो है वो इनफाइनाइट यानी अनंत आएगा। तो डीसी सप्लाई का समय कितना आएगा, अनंत आएगा। डीसी की फ्रीक्वेंसी पूछी होती तो उत्तर आता 0। कांस्टेंट सप्लाई मानी जाती है, यानी 0 से लेकर के लास्ट तक समय जितना भी क्यों ना हो, मान इसका हमेशा उतना ही रहता है। इसके लिए कहा जाता है कि डीसी में एम्पलीट्यूड और पोलरिटी दोनों कांस्टेंट रहते हैं, यानी आयाम और ध्रुवता दोनों स्थिर रहते हैं। एक डीसी सप्लाई के बारे में इतना सा ध्यान रखिएगा। सेकंड हमारा सवाल है कि एक डायनमोमीटर यंत्र का पैमाना रैखिक होगा जब उसे की भांति उपयोग किया जाए। दोस्तों डायनमोमीटर प्रकार का मीटर मूविंग कॉइल यंत्र की श्रेणी में आता है, और इसे हम एज ए वोल्ट मीटर, एज ए एमीटर और एज ए वाट मीटर उपयोग कर सकते हैं। इसमें 2 कॉइल होती है, एक को फिक्स कॉइल और दूसरे को मूविंग कॉइल कहा जाता है। जब वाट मीटर की भांति उपयोग करते हैं तो एक कॉइल को फिक्स सीरीज में जोड़ा जाता है, एक कॉइल को मूविंग जिसे समांतर में जोड़ा जाता है। इस समय इसका पैमाना रैखिक होता है, और सामान्यतः इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो यूँ होती है इस तरह की। दोस्तों जैसा कि आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये होता है वाट मीटर के समय इसकी कंस्ट्रक्शन दोस्तों, ठीक है। लेकिन हम इसे एज ए एमीटर और वोल्ट मीटर भी उपयोग कर सकते हैं। इन सभी कॉइल को सीरीज में जोड़कर एम्पियर मीटर, सभी को समांतर में जोड़कर वोल्ट मीटर बना दिया जाता है। जब एमीटर और वोल्ट मीटर के रूप में उपयोग करते हैं तो पैमाना अरैखिक, और वाट मीटर के रूप में उपयोग करते हैं तो इसका पैमाना रैखिक यानी लीनियर स्केल होती है। तो अपना से उत्तर रहेगा, वाट मीटर में स्केल जो है वो लीनियर होगा। सेकंड हमारा सवाल है कि इंडिकेटिंग डिवाइसेज और इक्विपमेंट जितने भी होते हैं उनमें किस प्रकार की मोटर का उपयोग करते हैं। दोस्तों साउंड रिकॉर्डर, टेप रिकॉर्डर, इंडिकेटर इंस्ट्रूमेंट, इस तरह के जितने भी होते हैं उनमें स्ट्रेसिस मोटर का उपयोग किया जाता है, क्योंकि स्ट्रेसिस मोटर मैकेनिकल और मैग्नेटिक वाइब्रेशन फ्री मोटर है, यानी इसमें कोई चुंबकीय और कोई भी यांत्रिक कंपन नहीं होता। इसका रोटर कठोर क्रोमियम स्टील का बना होता है और हाई रिटेंटिविटी वाला होता है, यानी उच्च धारणा शक्ति वाला होता है। इसमें हिस्टैरिसीस लॉस के सिद्धांत पर ही परिचालन होता है मोटर का। शोर रहित परिचालन इसका माना जाता है, यानी नॉइसलेस ऑपरेशन ये मोटर हमें प्रदान करती है। इसलिए ध्वनि वाले उपकरणों में डिस्टर्बेंसी नहीं आती और इसका उपयोग किया जा सकता है
हमारा डी उत्तर यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। अगला सवाल है कि 250 वोल्ट ओब्लिक 400 वोल्ट वाले ट्रांसफार्मर में वोल्ट प्रति टर्न का मान क्या होगा यदि प्राइमरी टर्न 100 हो। दोस्तों वोल्ट प्रति टर्न का मतलब होता है वोल्टेज बटे टर्न। अब ये अगर आप प्राइमरी और सेकेंडरी का निकालते हैं तो दोनों का किसी का भी निकाल दें, उत्तर हमेशा बराबर आएगा। यानी N1 V1 बटा N1 और V2 बटा N2 करते हैं, मान एक जितना ही आएगा। तो देखो हमारे पास V1 और N1 है तो हम इसी का रेशो कर देंगे। 250 में 100 का जब आप भाग देंगे तो उत्तर आएगा 2.5। अब सेकेंडरी साइड का भी आप करके मिलान कर लेना, उसका भी उत्तर 2.5 आएगा। वोल्ट प्रति टर्न और टर्न प्रति वोल्ट प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का हमेशा एक समान होता है, उत्तर हमेशा एक जितना आता है। दोस्तों अगला सवाल देखिए। सवाल है कि इंडक्शन मोटर अपनी सिंक्रोनस गति के 7वें भाग पर जब चलती है तो उसे क्राउलिंग कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा कहता है कि इंडक्शन मोटर में क्राउलिंग से बचाव हेतु रोटर स्लॉट को तिरछा बनाया जाता है। दोस्तों अब इसमें कन्फ्यूजन है थोड़ी सी। जब इस तरह की चीज़ें आई तो आपको इसको नो करना है, यानी ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि हम कोगिंग से बचाव के लिए स्लॉट को तिरछा बनाते हैं। हालांकि एक बार यूपीपीसीएल और दिल्ली मेट्रो के एग्ज़ाम में सवाल आया, यूपीपीसीएल में भी आया, दिल्ली मेट्रो में भी आया, यही सवाल दिया और उन्होंने कहा कि रोटर स्लॉट को तिरछा बनाया जाता है किसको कम करने के लिए, और वहाँ पर क्राउलिंग का ही ऑप्शन था, कोगिंग का ऑप्शन ही नहीं था। तो फिर आपको ऐसे में क्राउलिंग ऑप्शन भी करना पड़ेगा। लेकिन अभी के लिए हमारा सी उत्तर होगा कि ओनली 1 जो है वो स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि 7वें भाग पर क्राउलिंग है और क्राउलिंग जो है वो हार्मोन्स की वजह से होती है। तो क्राउलिंग को समाप्त करना है तो हमें हार्मोन को एलिमिनेट करना होगा। रोटर स्लॉट को तिरछा बनाने का मतलब तो होता है चुंबकीय लॉकिंग से बचाव करना, कोगिंग से बचाव के लिए बनाया जाता है, इसलिए उस ऑप्शन को सही नहीं मानेंगे, ओनली 1 को ही करेक्ट मानेंगे। अगला सवाल है एल्बो का उपयोग किसके लिए करते हैं। दोस्तों ये कंड्यूट पाइप वायरिंग में उपयोग किया जाता है और एल्बो का मतलब होता है जहाँ समकोण पर हमें वायरिंग को मोड़ने की आवश्यकता हो, यानी तार यहाँ जा रहा है अब अचानक मोड़ना पड़ गया तो उसमें क्या पाइप में इतना ट्विस्ट आ नहीं पाएगा, यानी शॉर्ट बेंड जहाँ कहीं भी आ जाते हैं, अचानक मोड़ जहाँ कहीं भी आ जाते हैं वहाँ पर एल्बो का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन का आंसर अपना ए रहेगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर की तुलना में क्या होगा। तो कैपेसिटर मोटरों का टॉर्क सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि उनमें कैपेसिटर स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में लगता है और काफ़ी हमें अंतर प्राप्त हो जाता है। लगभग दोनों वाइंडिंग के बीच में हमें 100 डिग्री के आसपास फेज अंतर मिल जाता है, जबकि हमें तो 90 ही चाहिए था। तो रेजिस्टेंस स्टार्ट और शेडेड पोल मोटर दोनों की तुलना में कैपेसिटर मोटर का टॉर्क बहुत अच्छा होता है। सी ऑप्शन करेंगे, बेटर होता है। अगला सवाल है कि एक केबल में आर्मरिंग किसके ऊपर का भाग होता है। साथियों आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, केबल से रिलेटेड आपको एक सवाल ज़रूर एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, इसलिए केबल वाले टॉपिक को आप अच्छे से ज़रूर पढ़ कर जाएँ। तो जो केबल होती है वो बेडिंग के जस्ट ऊपर का भाग होता है, यानी मेटालिक शीट होता है, फिर बेडिंग आती है और फिर आर्मरिंग होती है। तो इस बेडिंग का जो उद्देश्य होता है वो यही होता है कि आर्मर्ड से हम मेटालिक शीट को बचाएं। मेटालिक शीट जो है वो लेड यानी शीशे का होता है। तो शीशा क्या है कि थोड़ी सी नरम धातु होती है और आर्मर्ड जो होती है वो गैल्वेनाइज्ड स्टील होता है। तो ये तार इसके अंदर बैठने से जो शीशा है उसको ख़राब कर सकता है ये, इसलिए बीच में हमने क्या किया, बेडिंग लगाया। और सर्विंग जो है ये आर्मरिंग के ऊपर का भाग होता है। अगला हमारा सवाल है कि जिस प्रतिरोधक में तापमान वृद्धि के साथ उसके प्रतिरोध मान में भी वृद्धि होती है उसे क्या कहते हैं। तो वैसे तो दोस्तों उसको पीटीसी कहा जाता है, यानी पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, धनात्मक ताप गुणांक बोलते हैं। और वैसे उसको सेंसिटर कहा जाता है, ध्यान रखें, ठीक है। वेरिस्टर बोलते हैं वीडीआर को, थर्मिस्टर को एनटीसी बोलते हैं, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। वीडीआर का मतलब वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर, और एक होते हैं लाइट वाले डायोड या लाइट वाले रजिस्टर, उनको बोला जाता है एलडीआर यानी लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर।
प्रतिरोधक 4 विशेष प्रकार के होते हैं, इन चारों प्रकारों को आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है कि जब स्टार संयोजन में कुल शक्ति P वाट हो तो डेल्टा में कुल शक्ति का मान कितना होगा। दोस्तों स्टार की अपेक्षा डेल्टा में पावर कंजप्शन 3 गुना अधिक होता है। स्टार में P है तो डेल्टा में 3P होगा। लेकिन ध्यान रखें, अगर इक्विवेलेंट स्टार डेल्टा देते हैं तब शक्ति कंजप्शन बराबर होता है, उस समय P वाट ही आता। यानी आपको ऑप्शंस पर ध्यान रखना है क्या दिया गया। अगला सवाल है कि एक जनरेटर बस जो होती है उसमें कौन से 2 वेरिएबल हमें पता होते हैं और कौन से 2 ज्ञात करने होते हैं। दोस्तों बस पर एक स्पेशल टॉपिक आपको दूंगा जल्दी ही, थ्योरी का वीडियो आने वाला है, वेट करें थोड़ा सा। 3 प्रकार की बस होती है, जनरेशन बस, लोड बस और स्लैक बस बोलते हैं उसमें। तो जनरेशन बस में एक्टिव पावर और वोल्टेज हमें ज्ञात होती है, जबकि रिएक्टिव पावर और फेज एंगल हमें पता करना होता है। खैर डिटेल से इस पर एक वीडियो आएगा, आपको तीनों बस के बारे में आराम से बताएंगे। अगला सवाल है VAR किसकी यूनिट है। वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव है तो रिएक्टिव पावर की ही इकाई होगी। अपरेंट पावर की इकाई VA और एक्टिव पावर की इकाई वाट होती है। अगला सवाल है कि सिंगल फेज मोटर में फेज सप्लीटर यानी कला विभाजक जो होता है वो कैसे संयोजित होता है। तो फेज सप्लीटर कैपेसिटर एक तरह से हो गया, और कैपेसिटर स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में संयोजित होता है, हम सभी जानते हैं। पावर फैक्टर सुधारने के लिए कैपेसिटर लोड के समांतर में जुड़ता है, फेज अंतर उत्पन्न करने के लिए वो सीरीज में लगता है। अगला सवाल है कि एक डायोड का रिवर्स रिकवरी टाइम जो है वो एक ऐसा पैरामीटर है जो डिसाइड करेगा। दोस्तों ये डिसाइड करता है कि डायोड की ऑपरेशन स्पीड कितनी है, प्रचालन गति कितनी है। रिवर्स रिकवरी टाइम जितना अधिक होगा वो उतना ही फास्ट ऑपरेशन वाला माना जाएगा। शॉर्ट की डायोड का रिवर्स रिकवरी टाइम सबसे कम है, यानी सबसे कम टाइम लेता है। इसका मतलब हो गया कि रिवर्स रिकवरी टाइम कम होने की वजह से तेज़ प्रचालन इसका होता है। अगला सवाल है कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड से कंपोनेंट्स को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो दोस्तों इसको एचिंग प्रक्रिया बोलते हैं, और इसमें अमोनिया, क्षारीय अमोनिया इस तरह के केमिकल यूज करते हैं। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड से कंपोनेंट हटाने की प्रक्रिया को एचिंग बोलते हैं। अगला सवाल है कि दिए गए परिपथ में ट्रांजिस्टर को पूर्णतः ऑन करने के लिए बेस करंट का मान कितना होना चाहिए। एक न्यूमेरिकल दिया है हमें, आपकी स्क्रीन पर है, उम्मीद करूँगा सभी को दिखाई दे रहा है। ठीक है, बेस करंट का मान पूछा है यहाँ पर। देखो बीटा दिया हुआ है दोस्तों, अगर बीटा दे रखा है और बेस करंट ज्ञात करनी है तो हम क्या कर सकते हैं, कलेक्टर करंट लेकर आइए, कैलकुलेट हो जाएगा। कलेक्टर के लिए देखो कलेक्टर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है, वोल्टेज दी हुई है। तो सबसे पहले कलेक्टर करंट ज्ञात करना, I बराबर V/R से। ठीक है, वोल्टेज है 12 वोल्ट, 1 किलो ओम का भाग देंगे यानी 12 मिली एम्पियर उत्तर हो गया। कलेक्टर करंट का मान 12 मिली एम्पियर आ गया। देखो बेस करंट निकालनी है तो क्या करेंगे, 12 मिली एम्पियर में बीटा का भाग दे देंगे। क्या फॉर्मूला होता है, कलेक्टर करंट बटे बेस करंट। अब अगर बेस करंट है बीटा ज्ञात करना, बीटा दे रखा है तो फिर कलेक्टर करंट बटे बीटा हो जाएगा, और इसमें जब आप भाग दोगे तो उत्तर आएगा 0.2 मिली एम्पियर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन का आंसर अपना ए हो जाएगा, 0.2 मिली एम्पियर आएगा। तरीका बता दिया मैंने आपको दोस्तों, कैलकुलेशन करके आप अपने इस आंसर का मिलान ज़रूर कर लें, इस उत्तर का आप मिलान ज़रूर करें अपने लेवल पर। आगे देखिए, फिर एक डायग्राम दिया है हमने आपको, और सवाल पूछा कि नीचे दिया गया फेजर आरेख किस मोटर के लिए मान्य होगा। यहाँ पर V सप्लाई वोल्टेज है, IA स्टार्टिंग वाइंडिंग की धारा है, IM रनिंग वाइंडिंग की धारा है। बताइए किस मोटर का डायग्राम है। तो ये देखिए आपके सामने डायग्राम दोस्तों, ये है, बड़ा ही अच्छा डायग्राम है। थ्योरी पढ़ाते टाइम मैंने आपको साथ में इसको करवाया भी था। देखिए दोस्तों स्पष्टतः दिया हुआ है, ये वोल्टेज है, स्टार्टिंग वाइंडिंग की धारा लीडिंग कर रही है और रनिंग वाइंडिंग या मेन वाइंडिंग की धारा लैगिंग कर रही है। तो ऐसा जो होता है हमारे सिंगल फेज में कैपेसिटर मोटरों के साथ होता है। बड़ा ही साधारण सा डायग्राम है, और इसका जो आंसर अपना है वो डी हो जाएगा, कैपेसिटर मोटर हो जाएगा। कैपेसिटर मोटर का वेक्टर डायग्राम इसी तरह से बनता है। अगला सवाल, 4 पोल 50 हर्ट्ज की इंडक्शन मोटर 4% स्लिप के साथ प्रचालित होती है पूर्ण भार पर, इसकी सिंक्रोनस गति बताइए। दोस्तों सवाल में कंफ्यूज मत हो जाना,
सिंक्रोनस गति पूछा है, स्लिप का कोई मतलब ही नहीं है, ऐसे ही दे दी यहाँ पर। सिंक्रोनस गति के लिए फॉर्मूला है F × 120 पोल, राइट। तो 4 पोल और 50 हर्ट्ज वाली की सिंक्रोनस गति 1500 आरपीएम आती है। सवाल में कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है। रोटर गति नहीं पूछी है पूर्ण भार पर। हाँ, अगर रोटर गति पूछी होती तो अब इसका 4% स्लिप निकाल देते, यानी 96% पर मोटर चलती और लगभग 1440 आरपीएम उत्तर आता। लेकिन इसने तो हमसे सिंक्रोनस गति ही पूछी है, तो वही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला हमारा सवाल है कि 2 डीसी सोर्स की ओपन सर्किट वोल्टेज 24 वोल्ट है और इनका आंतरिक प्रतिरोध 0.2 ओम है। शॉर्ट सर्किट धारा का मान क्या होगा जब दोनों समांतर में जुड़े हुए हो। शॉर्ट सर्किट के समय देखो वैसे तो धारा चलती है अनंत, लेकिन जब किसी सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध हो तो करंट कभी अनंत नहीं होता, ध्यान रखें। 24 वोल्ट के दोनों समांतर में जुड़े हुए हैं तो वोल्टेज तो 24 वोल्ट ही रहेगा। 0.2 ओम दोनों का आंतरिक प्रतिरोध है तो घट करके 0.1 हो जाएगा। कैलकुलेशन आप करोगे तो उत्तर आएगा 240 एम्पियर। यानी जब शॉर्ट सर्किट होगा तो 240 एम्पियर का करंट फ्लो होगा, अनंत नहीं होगा, ये ध्यान रखें। अगर ये दोनों सीरीज में होते तब कितना फ्लो होता, दोनों सीरीज में होते तब आपका करंट जो है इतना ही आता। कैसे? क्योंकि उस समय वोल्टेज बढ़ करके 48 हो जाती, 24 48 हो जाती और रेजिस्टेंस भी बढ़ करके 0.4 हो जाता। तो इसका भी जब आप कैलकुलेशन करते तो 120 एम्पियर के आसपास उत्तर आ जाता। चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट सवाल है कि मैग्नेटिक परमेबिलिटी यानी चुंबकशीलता की इकाई क्या होती है। देखो वैसे तो चुंबकशीलता इकाई होती है और इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, यानी इसका मान जो है वो 1 होता है, लेकिन इसकी एक इकाई ज़रूर होती है और वो होती है हेनरी प्रति मीटर। क्योंकि 2 तरह की चुंबकशीलता होती है, एक रिलेटिव परमेबिलिटी होती है और एक एब्सोल्यूट परमेबिलिटी होती है। यानी एक सापेक्ष चुंबकशीलता होती है और एक निरपेक्ष चुंबकशीलता होती है, दोनों को आप ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल है कि डोमेस्टिक वायरिंग में अर्थ वायर का साइज किससे कम नहीं होना चाहिए। इन ए डोमेस्टिक वायरिंग साइज ऑफ अर्थ वायर शुड नॉट बी लेस देन, यानी डोमेस्टिक वायरिंग में साइज इससे कम नहीं होना चाहिए, तो वो है आपका 14 SWG। 14 स्टैंडर्ड वायर गेज से कम का नहीं होना चाहिए। दोस्तों ये क्वेश्चन अच्छा है और काफ़ी बार कंपटीशन एग्ज़ाम में देखने को मिला है, इसलिए इसको आप अच्छे से कवर ज़रूर करना। अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेफेस्ट टाइप ऑफ वायरिंग, यानी इनमें से कौन सा वायरिंग का सबसे सेफ प्रकार माना जाता है। तो सबसे सुरक्षित है अंडरग्राउंड कंड्यूट पाइप वायरिंग, जिसका दूसरा नाम है कंसील्ड वायरिंग। सबसे ख़राब वायरिंग के तौर पर अगर देखा जाए तो क्लीट वायरिंग होगी, क्योंकि ये टेम्परेरी वायरिंग है और एक तरह की ओपन वायरिंग यानी खुली वायरिंग होती है। अगला हमारा सवाल है कि गेट करंट हटा लेने के बाद भी एक SCR के ऑन बने रहने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो इसे होल्डिंग या लेचिंग कहा जाता है। दोस्तों ध्यान रखना, अपनी अवस्था को बनाए रखना लेच कहलाता है। एक लेचिंग रिले भी आती है अपने इलेक्ट्रिकल में, जब कभी टॉपिक आएगा तो बताएंगे आपको। यानी अगर सप्लाई चली जाती है तो ये रिले अपने कॉन्टैक्ट को पूर्व स्थिति में बनाए रखने में सक्षम भी होती है, तो इसको लेचिंग अवस्था बोलते हैं। लेचिंग रिले आएगा, इसका उत्तर डी रहेगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि चुंबकन तीव्रता और चुंबकीय बल के अनुपात को क्या बोलते हैं। देखिए I/H का रेशियो पूछा है अपन से, ठीक है ना। I/H का रेशियो जो होता है इसको K बोलते हैं और ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहलाती है, यानी चुंबकीय चालकता बोलते हैं इसको। अच्छी परिभाषा है दोस्तों, पढ़ लेना, कंपटीशन एग्ज़ाम में कई बार आ चुकी है, बहुत ज़्यादा इसके पूछे जाने के चांसेस भी रहते हैं। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सी एक मूल इकाई है। मूल का मतलब होता है बेसिक यूनिट, आधार यूनिट कौन सी होती है। दोस्तों यूनिट सामान्यतः 2 तरह की होती है, बेस यूनिट और ड्राइव्ड यूनिट, यानी व्युत्पन्न राशियाँ। जो सीधी राशियाँ होती है जैसे वाट, एम्पियर, वोल्ट, इनको मूल इकाई या फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। जबकि 2 इकाइयों से मिलकर इकाई जो बनती है उसको ड्राइव्ड यूनिट यानी व्युत्पन्न राशि कहा जाता है। जैसे जूल प्रति सेकंड, कूलाम प्रति सेकंड और कूलाम प्रति वोल्ट, ये तीनों व्युत्पन्न राशियाँ हैं, ड्राइव्ड यूनिट है। जबकि वाट जो है ये मूल यानी फंडामेंटल यूनिट है। इसका उत्तर अपना डी रहेगा। तो बस दोस्तों यही थे आज के 25 क्वेश्चन।
क्वेश्चन पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना आपको कैसे लगे। आपके इसमें से कितने सही हो रहे थे पहले से ही, ये भी हमें ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ऐप डाउनलोड हमारा ज़रूर कर लेना।